मैंने अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी बहन को समुद्र के किनारे छोड़ दिया था, जिसने मुझे माँ बनकर पाला था। अब उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इसी वजह से मेरी पत्नी तंग आ चुकी थी। यही वजह थी कि मैं उन्हें समंदर किनारे छोड़ आया था। जब मैंने घर का सामान समेटना शुरू किया तो मुझे अपनी बहन के संदूक से एक खत मिला। जैसे ही मैंने वो खत खोला, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं रोहन, मेरी एक बहन थी जिसका नाम पलक था। हम दो भाई बहन थे। हमारे पिताजी हमें तब छोड़कर चले गए थे जब मैं सिर्फ 2 साल का था और मेरी बहन 10 साल की। और फिर जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरी माँ भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। दादी ने बोझ समझकर हमें अपने घर से निकाल दिया था। मेरी दीदी मुझे लेकर नाना जी के घर पर आ गई थी। मेरे नाना मेरी दीदी की शादी करना चाहते थे, लेकिन दीदी ने साफ इनकार कर दिया कि अब वो सारी जिंदगी सिर्फ मेरे साथ ही गुजारेंगी। दीदी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो सारा दिन लोगों के घरों में काम करती थी और मुझे पढ़ा लिखाकर बड़ा इंसान बनाना चाहती थी। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उस वक्त मुझे लगता था कि मैं अपनी दीदी के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। मैं उनका हाथ पकड़कर सोता था। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वक्त गुजरता गया और पढ़ लिख कर मेरी एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई थी। मैंने अपनी दीदी का काम पर जाना भी बंद करवा दिया था। मेरी माँ मेरे नाना नानी की इकलौती बेटी थी और अब मेरे नाना नानी भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। अब उस घर में सिर्फ हम दो लोग ही रहते थे। पहले हमने बहुत परेशानियां देखी थी, लेकिन अब हमारी जिंदगी के बहुत अच्छे दिन आ गए थे। कई सालों के बाद मैंने अपनी दीदी को मुस्कुराता हुआ देखा था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से खुद शादी नहीं की थी। मुझे पालने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। अब वो चाहती थी कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए और उनका हर ख्वाब पूरा हो जाएगा। नौकरी करते वक्त मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी जिसका नाम ईशानी था। वो बहुत ही खूबसूरत, पढ़ी लिखी और जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसी ही लड़की थी। मैंने अपनी दीदी से अपनी पसंद के बारे में बात की तो उन्होंने एक मिनट भी नहीं सोचा। वो अगले ही दिन बीमार होने के बाद भी रिश्ता लेकर ईशानी के घर पर चली गई थी। रोहन की पसंद मेरी सराखों पर। दीदी ने खुशी से ईशानी का माथा चूमा और अपनी इकलौती सोने की अंगूठी उसे पहना दी थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। दीदी ने अपने लिए एक नया जोड़ा भी नहीं बनवाया था। वही पुराना रेशमी जोड़ा जो उन्होंने सालों पहले किसी की शादी पर पहना था, उसी को धोकर प्रेस कर लिया था। मेरे बेटे की खुशी है। मैं कपड़ों का क्या करूंगी? बहू के लिए और भाभी के लिए मैं अच्छे जेवर बनवाऊंगी। वो नई है, उसे अच्छा लगना चाहिए। वो हर एक को यही कहती थी। लेकिन इस बीच दीदी की तबीयत खराब होने लगी थी। सालों की मेहनत और खामोश डिप्रेशन ने उनके दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया था। शादी के कुछ दिन पहले ही उन्हें पहला दौरा पड़ा था, जब अचानक वो सब कुछ भूल गई थी। यहाँ तक कि वो मुझे भी पहचानने से इनकार कर रही थी कि तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्यों घुस आए हो? बाहर निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं जानती। इस कमरे से निकल जाओ, वरना मैं चिल्लाऊंगी। वो चीखने लगी थी। उनकी आंखों से वो ममता गायब हो गई थी। वहां सिर्फ डर और अजनबियत थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि ये डिमेंशिया है, जो बहुत ही दिमागी प्रेशर और पुराने सदमे की वजह से होता है। डर की हालत में वो सब कुछ भूल जाती थी, लेकिन जब वो ठीक होती थी तो उन्हें अपनी बीमारी का एहसास भी नहीं होता था। वो दोबारा ही मोहब्बत करने वाली फिर से माँ बन जाती थी। मेरी शादी हो गई थी। ईशानी घर आ चुकी थी। शुरू के कुछ महीने तो जैसे तैसे गुजर गए थे। फिर दीदी के दौरे वक्त के साथ साथ बढ़ने लगे थे। वो कभी किचन में जलता हुआ चूल्हा खुला छोड़ देती थी, कभी आधी रात को घर का दरवाजा खोलकर गली में निकल जाती थी और कभी ईशानी को देखकर शोर मचा देती थी कि ये चोर है। रोहन, ये क्या मजाक है? तुम्हारी दीदी ने आज फिर मेरे दहेज के कपड़े अलमारी से निकालकर नीचे फेंक दिए और कहने लगी कि ये किसी भिखारी के कपड़े हैं। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ करना होगा। मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईशानी ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा था। ईशानी मेरी जान, वो बीमार हैं। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करती। तुम थोड़ा हौसला रखो। मैंने उसे गले लगाकर ठंडा करने की कोशिश की थी। हौसला? रोहन, मैं एक पत्नी बनकर आई थी, नर्स बनकर नहीं। लोग घर आते हैं तो मुझे शर्मिंदगी होती है कि मेरी नंद की दिमागी हालत खराब है। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करते हैं।
मुझे लगता है कि उनके साथ रहकर मैं भी कहीं पागल हो जाऊंगी। या तो इन्हीं किसी पागल खाने भिजवा दो या फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और ये मेरा आखिरी फैसला है। इसको ध्यान में रखना रोहन। मैं इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। ईशानी के शब्द जहर की तरह लग रहे थे। धीरे धीरे ईशानी की रोज रोज की शिकायतों ने मेरे दिल में जगह बनाना शुरू कर दी थी। मैं जब ऑफिस से थका आ रहा था तो ईशानी के सख्त बातों और तानों का सामना करना पड़ता था। सोसाइटी के लोगों की अजीब नजरें मेरे लिए अब बोझ बनती जा रही थी। मुझे महसूस होने लगा था कि मेरी मेहनत, मेरी जिंदगी का सुकून और मेरा आने वाला कल इस बूढ़ी बीमार औरत की वजह से दांव पर लग गया है। वो औरत जिसने मुझे स्वर्ग दिया था, अब वही मुझे अपनी दुश्मन लगने लगी थी। तुम्हारा इरादा क्या है ईशानी? मैं उन्हें किसी पागल खाने नहीं भेज सकता। लोग बातें करेंगे कि जिस औरत ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिस औरत ने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, मैं उसे इस तरह बेसहारा एक पागल खाने में छोड़ आया हूँ। एक रात मैंने परेशान होकर पूछ ही लिया। हल तो बहुत सादा सा है। उन्हें कहीं दूर किसी दूसरे शहर लेकर जाओ और उन्हें वहीं छोड़ आओ, जहाँ कोई उन्हें नहीं जानता हो, ना उनका पता मिले। अगर ये यहाँ रहेंगी तो हमारी जिंदगी नरक बन जाएगी। देखो रोहन, हमें अपनी जिंदगी जीनी है। हमें अपने आने वाले कल के बारे में सोचना है। कब तक इस बोझ को ढोते रहेंगे? अब तो हमारा बच्चा भी होने वाला है। ईशानी प्रेग्नेंट थी। मैं उसकी बात नहीं टाल सकता था। ईशानी ने मेरे कंधे पर सर रखकर धीमे और प्यार भरे लहजे में कहा था। उस रात में एक पल के लिए भी नहीं सो पाया था। पत्नी की मोहब्बत और नाम के सुकून की ख्वाहिश मुझे अपने दिल की आवाज से ज्यादा ताकतवर महसूस हो रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी दीदी को किसी ऐसी जगह पर छोड़ आऊंगा जहां से वो कभी भी वापस नहीं आ पाएंगी। शहर का समुंदर इस काम के लिए बेहतरीन था। वहां बहुत भीड़ होती थी और दीदी को अक्सर दिन के वक्त ही दौरे पड़ते थे। आज वही दिन था। मैंने अपनी दीदी से झूठ कहा था कि हम शहर के लिए जा रहे हैं और एक छोटे बच्चे की तरह वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने अपना एक पुराना जोड़ा पहना हुआ था। रोहन बेटा, सच में तू मुझे समुंदर दिखाने लेकर जा रहा है? तू कितना अच्छा है मेरा बच्चा, मेरा भाई। उन्होंने बहुत मासूमियत से मेरा हाथ थामकर पूछा था। हाँ दीदी, आप बहुत दिनों से घर में कैद थी। आज खूब सैर करेंगे, आज बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। मैंने उनकी आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं की और नजर चुराते हुए कहा था। हम साहिल पर पहुंचे तो वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। समंदर की लहरें शोर मचा रही थी। बच्चे अपने माँ बाप के साथ रेत के घर बना रहे थे। हर तरफ हंसी गूंज रही थी, लेकिन मेरे सीने में खतरनाक खामोशी थी। मैंने दीदी का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही भीड़ के बीच में पहुंचे तो मैंने महसूस किया कि दीदी का हाथ ढीला पड़ता जा रहा है। उनकी नजरें भटकने लगी थी। उन्हें वहीं परेशानी होने लगी थी। उनका दौरा शुरू हो चुका था। रोहन, ये कहाँ पर आ गए हम? ये इतने लोग कौन है? मेरा घर कहाँ है? उनकी आवाज में कपकपाहट और बेयकीनी थी। यही वो मौका था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने धीरे से जानबूझकर अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ा लिया। वो एक लम्हे के लिए हैरान हो गई थी। शायद उन्हें एहसास नहीं हुआ था कि वो सहारा छिन गया है जिस पर वो इतना भरोसा करती थी। रोहन बेटा, कहाँ गए तुम? मेरा हाथ पकड़ लो बेटा, यहाँ बहुत भीड़ है, मैं खो जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। रोहन, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे मेरे घर पर लेकर चलो। ये तुम मुझे कहाँ पर लेकर आ गए हो बेटा? तुम कहाँ गए? मैं तुम्हें कितनी देर से पुकार रही हूँ। वो पागलों की तरह चारों तरफ देखने लगी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। मैं तेजी से लोगों की भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया। मेरे चेहरे से ठंडे पसीने बह रहे थे। दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। पीछे से उनकी उदास आवाज सुनाई दे रही थी। रोहन बेटा, मेरी बात सुनो, मुझे अकेला मत छोड़ो। देखो, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। तुम कहाँ चले गए? मुझे मेरे घर पर पहुँचा दो। मेरी बात तो सुनो। लेकिन मैं भागता रहा। मैंने अपनी दीदी को, अपनी जिंदगी को इस बेरहम भीड़ और लहरों के रहम पर अकेला छोड़ दिया था। मैं गाड़ी में आकर बैठा तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं वापस अपने शहर आ गया था, लेकिन मेरा दिल अभी वहीं उस समंदर की गर्म रेत पर पड़ा तड़प रहा था। घर पहुंचकर ईशानी को बताया तो उसकी आंखों में एक जीत भरी चमक थी। अच्छा है, अब हम सुकून से जी सकेंगे। हम ये घर भी जल्दी ही बदल देंगे
ताकि अगर वो कभी ठीक होकर वापस आना भी चाहें तो उन्हें हमारा पता न चल सके। अब मैं उन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ना कि वो कैसी कैसी बातें करती हैं, बिल्कुल भूल जाती हैं एकदम। ईशानी ने आने वाले कल के रंगीन प्लान बनाना शुरू कर दिए थे। मैंने खामोशी से सर झुका लिया था। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि जिस सुकून की खातिर मैंने अपनी दीदी का सौदा किया, वो सुकून अब मरने तक मेरी जिंदगी में कभी नहीं लौटेगा। मैंने एक ऐसी आग को दावत दी थी जिसमें मुझे और मेरे पूरे परिवार को जलना था। समुद्र की वो तपती रेत और लहरों का शोर मेरे कानों में आज भी किसी चीख की तरह गूंजता था। अपने शहर वापस आने का सफर मेरे लिए किसी लाश की तरह था। ईशानी मेरे पास बैठी थी और उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। अब सुकून हुआ ना रोहन? देखना अब हमारी जिंदगी कितनी सुकून भरी हो जाएगी। अब तुम देखना हम अपनी जिंदगी किस तरह से जिएंगे और किस तरह गुजारेंगे। हम अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश रहेंगे, अपने परिवार को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब पीछे हम कभी मुड़कर नहीं देखेंगे। ईशानी ने मेरा हाथ थामते हुए कहा। उसके लहजे में ना अफसोस था और ना ही उदासी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। सुकून? पता नहीं ईशानी, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं अपने आप को भी वहीं छोड़ आया हूँ। मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया। सड़क पर दौड़ती गाड़ियां मुझे ऐसी लग रही थी जैसे वो सब मुझसे दूर भाग रही हों। ये सिर्फ शुरुआत का एहसास है। कुछ दिन गुजर गए तो तुम खुद मानोगे कि मैं ठीक ही कहती थी। एक दिमागी पेशेंट के साथ पूरी जिंदगी गुजारना कोई मजाक नहीं था। तुम जानते तो हो ना वो हमें कितना परेशान करती थी। वो कभी भी मुझे मारने लग जाती थी, कभी भी मुझे परेशान करने लगती थी और तुम्हें भी एकदम से भूल जाया करती थी। कभी तो वो तुम्हें पहचानती ही नहीं थी कि तुम कौन हो। क्या तुम्हें याद नहीं है? अभी हमारी जिंदगी के कुछ दिन और गुजरेंगे तो फिर तुम सब कुछ भूल जाओगे। जब हमारी जिंदगी में खुशियां आएंगी तो तुम उन्हें बिल्कुल ही भूल जाओगे। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का सोचो बस। ईशानी ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए और मोबाइल फोन में मगन हो गई। घर पहुंचते ही मुझे मेरे घर की दीवारें काटने को दौड़ने लगी थी। वो लॉन जहां दीदी अक्सर बैठकर प्रार्थना करती थी, अब बिल्कुल खाली और सुनसान था। किचन से उनकी खांसी की आवाज नहीं आ रही थी और ना ही कोई मुझसे ये कहने वाला था कि रोहन बेटा हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। रोहन खड़े क्यों हो गए? जल्दी से अपना सामान पैक करो, हमें कल ही यहाँ से निकलना है। तुम्हें पता तो है ना? ईशानी ने कमरे में जाते हुए कहा था। कल? इतनी जल्दी क्या है ईशानी? अभी तो हम आए हैं। मैंने हैरत से उसे देखा। तुम समझ नहीं रहे। अगर कल को उनकी तबीयत ठीक हो गई और किसी ने उन्हें पहचान कर यहाँ पहुँचा दिया तो हमें ये शहर छोड़कर जाना होगा, या कम से कम ये घर तो पक्का ही बदलना होगा ताकि कोई भी पता न चल सके। अगर वो फिर से आ गई तो मैं तो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ईशानी के प्लान इतने गहरे थे कि मैं हैरान रह गया था। अगले 24 घंटे मेरे किसी रोबोट की तरह गुजरे। मैंने घर का सामान समेटा, दीदी की चीज़ एक कोने में इकट्ठी कर दी। उनका वो पुराना लकड़ी का संदूक वहीं पड़ा था जिसमें वो अपनी सारी जिंदगी छुपाकर रखती थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे वहीं छोड़ दूं, लेकिन फिर सोचा कि इसमें शायद नाना नानी या फिर मेरे माँ बाप की कुछ पुरानी तस्वीरें होंगी, इसलिए उसे भी गाड़ी में रखवा दिया। हमने उस शहर का वो मोहल्ला छोड़ दिया और शहर के दूसरे कोने में एक नया घर किराए पर ले लिया था। ये घर बहुत बड़ा था, नया था और ईशानी की पसंद का था, लेकिन यहाँ की हवाओं में वो अपनापन नहीं था जो नाना के घर में था। देखो रोहन, ये किचन कितना खूबसूरत है। अब मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं होगा, किसी के बोलने का डर नहीं होगा। अब मैं आराम से जो चाहूंगी वो करूंगी। ईशानी नए घर के दरो दीवार देखकर बहुत खुश हो रही थी। हाँ, बहुत अच्छा है, मैंने बेदिली से कहा। मेरी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ उड़ जाती थी, जैसे मुझे उम्मीद हो कि दीदी अंदर आ जाएंगी और कहेंगी कि रोहन बेटा, ये नया घर तो बहुत प्यारा है। रात हुई तो नींद मेरी आंखों से बहुत दूर हो गई थी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। बारिश की हर बूंद जैसे मेरे दिल पर गिर रही थी। मुझे याद आया कि दीदी को बारिश से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो कहती थी कि जब बादल गरजते हैं तो मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी। वो इस वक्त कहाँ पर होंगी? क्या किसी ने उन्हें घर दे दिया होगा? क्या उन्होंने कुछ खाया होगा? क्या वो सो रही होंगी? ये सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। अचानक ईशानी की आवाज़ आई। रोहन, तुम अभी तक जाग रहे हो? क्या सोच रहे हो? सोते क्यों नहीं? कुछ नहीं ईशानी, बस नई जगह है ना, इसलिए नींद नहीं आ रही। मैंने करवट बदल ली। देखो,
अगर तुम अब भी इस औरत के बारे में सोच रहे हो, तो ये तुम्हारा पागलपन है। उसने जो करना था कर लिया। अब हमें अपने बच्चों की फिक्र करनी चाहिए, ईशानी ने सख्ती से कहा। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। मैंने खुद को काम में इतना बिजी कर लिया कि सोने का वक्त ही नहीं मिलता था। ईशानी बहुत ज्यादा खुश थी। वो अब अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही थी, पार्टियां कर रही थी और दोस्तों के साथ घूम फिर रही थी। लेकिन मेरे अंदर एक जख्म बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैं ऑफिस से घर वापस आया तो देखा कि पायल एक पुराने डब्बे के साथ खेल रही थी। वो वहां पर अकेली थी। मेरी बेटी, ये क्या है? मैंने उसके पास बैठते हुए पूछा। पता नहीं पापा, ये इस पुराने डब्बे से निकला है जो स्टोर रूम में रखा हुआ था, पायल ने मासूमियत से जवाब दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़का था। मैं स्टोर रूम की तरफ भागा। वहां दीदी का वो पुराना डब्बा खुला पड़ा था। ईशानी ने शायद सफाई के बीच उसे वहां से निकालकर लॉन में रख दिया था ताकि उसे कबाड़ी वाले को दिया जा सके। मैं डिब्बे के पास बैठ गया। उसमें से वही पुरानी खुशबू आ रही थी जो दीदी के कपड़ों से आती थी। खुशबू और पसीने की एक मिली जुली महक जो सिर्फ एक माँ के शरीर से आ सकती है। मैंने डब्बे के अंदर हाथ डाला। सबसे ऊपर उनकी वो पुरानी चूड़ियां रखी हुई थी जो वो बहुत पहले पहना करती थी। उसके नीचे उनके कुछ पुराने कपड़े रखे हुए थे, वही मखमल के दुपट्टे जो वो सिर पर ओढ़ती थी। रोहन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि ये कबाड़ है, इसे निकाल दो। इसे घर में क्यों रख रखा है? इससे बदबू आती है। ईशानी ने स्टोर के दरवाजे पर खड़े होकर नाक चढ़ाते हुए कहा था। ईशानी, ये कबाड़ नहीं है, ये मेरी दीदी की निशानियां हैं। मैंने पहली बार उसे दबे हुए गुस्से से देखा। निशानियां? वो औरत खुद एक बोझ थी और अब तुम उनकी इन पुरानी चीजों को इतनी संभाल कर रख रहे हो। फेंक दो इसे, ईशानी चिल्लाई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सामान यहीं पर रहेगा। मैंने डब्बा बंद कर दिया। मेरा हाथ कांप रहा था। उसी रात मुझे एक अजीब सा ख्याल आया था। मैंने देखा था कि मैं उसी समंदर पर खड़ा हूँ और समुंदर की लहरें बहुत ज्यादा ऊंची हो रही हैं। दीदी दूर खड़ी हैं और उनका हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ है। वो कुछ कह रही हैं, लेकिन लहरों के शोर में उनकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं उनकी तरफ भागता हुआ जाना चाहता था, लेकिन मेरे पैर रेत में फंसे हुए थे। फिर अचानक एक बहुत बड़ी लहर आई और उन्हें बहाकर ले गई। मैं चिल्लाकर उठ बैठा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। ईशानी बराबर में सुकून की नींद सो रही थी। मैं उठकर किचन में आया और पानी पिया। मेरा दिल अब मुझे बुराइयां देने लगा था। वो सारे लम्हे जब दीदी ने भूखा रहकर मुझे खिलाया था, जब उन्होंने अपनी बीमारी छुपाकर मेरी खुशियों का ख्याल रखा था, वो सब एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चलने लगे थे। मैंने क्या कर दिया? मैं इतना पत्थर दिल कैसे हो गया? मैं सर पकड़कर वहीं फर्श पर बैठ गया था। अगली सुबह मैंने इरादा कर लिया था कि मैं उस शहर जाऊंगा और उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। मैंने ईशानी को कुछ नहीं बताया और ऑफिस का बहाना करके घर से निकल गया। मैं सीधा बस स्टेशन पहुंचा और उस शहर की सवारी लेकर समंदर पर पहुंच गया। समुद्र पर पहुंचकर मुझे वही जगह मिल गई थी जहां मैंने उन्हें छोड़ा था। मैंने वहां मौजूद दुकानदारों घोड़े वालों से उनका पूछा था। भाई, यहाँ एक बूढ़ी औरत थी जिनकी दिमागी हालत खराब थी, क्या आपने उन्हें देखा? मैंने एक चाय वाले से पूछा। साहब, यहाँ तो रोज हजारों लोग आते हैं, हमें क्या पता होगा कि कौन सी बूढ़ी औरत? उसने लापरवाही से जवाब दिया। मैंने कई घंटे गुजार दिए, हर चेहरा देखता रहा। मैं हर चेहरे में अपनी दीदी को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। वहां की भीड़ देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने उनके साथ कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो तो शहर को भी नहीं जानती थी, वो कहाँ गई होंगी। मैं नाउम्मीद होकर वापस अपने घर आ गया था। ईशानी को मेरा ये रवैया बहुत अजीब लगने लगा था। रोहन, आजकल तुम बहुत बदले बदले से लग रहे हो, क्या बात है? उसने शाम की चाय मुझे देते हुए पूछा था। कुछ नहीं, बस काम का बोझ है, मैंने छोटा सा जवाब दिया। देखो, अगर तुम अभी तक उस बात को लेकर बैठे हो तो ये फालतू है बिल्कुल। पायल बड़ी हो रही है, हमें उसके स्कूल के लिए पैसे जमा करने हैं, हमें अपनी गाड़ी बदलनी है। इन फालतू बातों में अपना वक्त बर्बाद मत करो। ईशानी ने मुझे इतनी बातें सुनाई जैसे वो मुझे मेरी जिंदगी का तजुर्बा समझा रही हो। मैंने ईशानी की तरफ देखा। वो कितनी खूबसूरत थी, लेकिन उसके अंदर की ममता और हमदर्दी जैसे मर चुकी थी। क्या मैं भी इस जैसा इंसान बन गया था कि एक औरत की मोहब्बत में मैंने ऊपर वाले को भी भुला दिया था? उसी रात मैंने एक फैसला किया कि मैं अब खामोश नहीं रहूंगा। मैं अपनी दीदी को ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे मुझे अपनी पूरी जिंदगी ही क्यों ना लगानी पड़ जाए।
लेकिन एक बात मुझे खाई जा रही थी, वो सच जो अभी तक छुपा हुआ था। जब मैंने दीदी को छोड़ा था, उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। क्या उन्हें पहले से पता था कि मैं ये सब कुछ करने वाला हूँ? ये सवाल मुझे बहुत बेचैन कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद दीदी के इस डब्बे में कोई ऐसी चीज़ होगी जो मुझे उनके बारे में कुछ बता सकेगी। मैं दोबारा स्टोर रूम में गया और डब्बा खोला। इस बार मैंने एक-एक कपड़े को गौर से देखना शुरू कर दिया। उनका वो जोड़ा भी था जो उन्होंने मेरी शादी पर पहना था। मैंने उसे उठाया तो वो बहुत भारी सा लग रहा था। उसके अंदर कुछ था। मैंने उसे हटाकर साइड में कर दिया। उसके नीचे एक और सूती जोड़ा था, वो भी बहुत भारी हो रहा था। मैंने उस सूती वाले जोड़े की तह खोली तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस जोड़े के अंदर दीदी के नकली झुमके और एक कागज निकला। वो कागज नहीं बल्कि एक रसीद थी। किसी ओल्ड होम की रसीद नहीं, बल्कि वो एक वसीयतनामा था जो नाना ने मरने से पहले दीदी के नाम किया था। इसमें लिखा हुआ था कि नाना का वो घर जो मैंने दोबारा बनवाया था, वो अब कानूनी तौर पर दीदी के नाम था। मैंने तो सिर्फ उसमें मरम्मत करवाई थी, लेकिन उसकी असली मालकिन मेरी दीदी थी। मेरा सर चकराने लगा था। अगर वो घर दीदी का था, तो मैंने उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया था। मैंने ईशानी के कहने पर उनका हक छीन लिया था। रोहन, तुम फिर यहाँ कबाड़ में आकर बैठ गए हो। ईशानी की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया था। मैंने जल्दी से वो रसीद छुपा ली। ईशानी, अगर दीदी वापस आ गई तो क्या तुम उन्हें अपनाओगी? मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा। कभी भी नहीं। वो परेशानी अब बंद हो चुकी है रोहन। अब उसे दोबारा खोलने की कोशिश मत करो प्लीज़। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का मत सोचो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मेरे हिसाब से गुजर रही है। मैं नहीं चाहती कि फिर कोई परेशानी आकर मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर दे। प्लीज़ आगे से अपनी दीदी के बारे में मुझसे बात मत करना, और मैं उन्हें कभी भी इस घर में दोबारा नहीं देखना चाहती। मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझे खुशी रहने दो। ईशानी ने दो टुक लहजे में कहा और वो वहाँ से चली गई। मैं वहीं अंधेरे में बैठा रहा। मुझे अब एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ अपनी दीदी को नहीं छोड़ा था, बल्कि मैंने अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दी थी। वो डब्बा मेरे लिए सिर्फ एक लकड़ी का डब्बा नहीं था, बल्कि वो एक राज की किताब थी जिसके हर पेज पर लिखा हुआ था कि मैं मुजरिम हूँ। लेकिन अभी असली सच्चाई आनी बाकी थी। वो खत जो दीदी ने मेरे लिए रखा था, वो अभी तक मेरे सामने नहीं आया था। मुझे नहीं पता था कि दीदी ने मेरे हर इरादे को पहले से ही भांप लिया था। वो दिमागी पेशेंट जरूर थी, लेकिन एक माँ की ममता कभी भी बीमार नहीं होती। मैंने डब्बे को दोबारा बंद कर दिया, लेकिन मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे लग रहा था कि दीदी कहीं पास ही हैं और वो मुझे देख रही हैं। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे होठों से एक दबी दबी सी आवाज निकली थी। बाहर रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और मेरी गलतियों का बोझ भी अब मुझे उस रास्ते पर चलना था जहां पछतावा ही पछतावा था, लेकिन मंजिल का कोई नामो निशान नहीं था। मेरी जिंदगी की असली परेशानियां तो अब शुरू होने वाली थी। वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा था, लेकिन मेरे लिए जैसे वक्त थम सा गया था। नए घर की खुशियां, महंगा फर्नीचर और ईशानी की हंसी, उसकी बातें, ये सब मिलकर भी मेरे अंदर के इस सन्नाटे को खत्म नहीं कर पा रही थी जो दीदी के जाने के बाद पैदा हुआ था। मैं अक्सर रातों को उठकर लॉन में बैठ जाता था और घंटों उस दीवार को देखता रहता था जहां से परिंदे उड़कर कहीं और दूर चले जाते थे। रोहन, तुम फिर यहाँ बैठे हो। क्या तुम्हें अपनी सेहत का कोई भी ख्याल नहीं है? क्या तुम्हें अपनी तबीयत खराब करनी है? क्या तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है? ईशानी ने लॉन में आते हुए गुस्से से पूछा था। उसकी आवाज में अब वो मोहब्बत नहीं थी, बस एक सख्ती सी रहने लगी थी। सेहत? ईशानी, क्या तुम्हें कभी महसूस होता है कि इस घर में हम तीन नहीं बल्कि चार लोग रहते हैं? मैंने खाली खाली नजरों से उसे देखा था। मेरी आंखों के आसपास काले गड्ढे पड़ चुके थे। तुम्हारा मतलब क्या है? देखो रोहन, वहम का कोई इलाज नहीं होता। तुम फालतू में एक गुजरी हुई बात को जिंदगी बना रहे हो। क्या तुम उस बात को भूल नहीं सकते? क्या तुम ये नहीं सोच सकते कि हमारी जिंदगी में अब कितनी खुशियां हैं, हम कितने खुश रहते हैं? क्या तुम ये नहीं सोच सकते कि हमारे बच्चों का आने वाला कल क्या होगा? क्या तुम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या तुम सिर्फ अपनी दीदी के बारे में ही सोचते रहोगे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम उन्हें भूल जाओ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। ईशानी ने लापरवाही से कहा और अपने बाल ठीक करने लगी। उसे अब सिर्फ अपने खूबसूरती और सोसाइटी की फिक्र रहती थी। वो गुजरी हुई बात नहीं है ईशानी, वो मेरी दीदी थी।
मैंने धीमे लेकिन मजबूत लहजे में कहा। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी आ रही थी, जैसे कोई चीज मुझे अंदर ही अंदर खा रही हो। दिन गुजरने के साथ साथ मेरी हालत भी बदलने लगी थी। ऑफिस में काम के बीच अक्सर मैं खो जाता था। एक बार तो बॉस ने मुझे फाइल देते हुए 3 बार पुकारा था, लेकिन मैं कहीं और ही गुम था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। वही आवाज, वही लहजा, रोहन बेटा, मेरा हाथ पकड़ लो। एक शाम जब मैं घर आया तो पायल लॉन में अकेली बैठी रो रही थी। उसके घुटने पर चोट लगी हुई थी और खून बह रहा था। ईशानी कमरे में किसी से फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। ईशानी, पायल को चोट लगी है और तुम यहाँ पर फोन पर लगी हुई हो। क्या तुम्हें अपनी बच्ची की भी फिक्र नहीं है? तुम अपनी जिंदगी में इतनी मगन हो गई हो कि तुम्हें अब किसी और चीज की परवाह ही नहीं है। तुम देख नहीं रही कि पायल के कितनी चोट लगी हुई है, उसके खून निकल रहा है। मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा था। मेरे अंदर का दबाव आज फट चुका था। ओह, तो क्या हुआ? बच्चे गिरते ही रहते हैं। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। बच्ची है, गिरती रहेगी, जभी तो बढ़ेगी। तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। ईशानी ने फोन कान से हटाए बिना जवाब दिया। उसके लहजे की सख्ती ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैंने पायल को गोद में उठाया और उसकी चोट को साफ करने लगा। अचानक मेरे दिमाग में एक तस्वीर आई। बचपन में जब मुझे चोट लगती थी तो दीदी तड़पने लगती थी। वो खुद भूखी सो जाती थी, लेकिन मेरे जख्म पर पट्टी बांधने के लिए पड़ोसी से मरहम मांग कर लाती थी। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी थी। उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी की हर खुशियां दी थी। पापा, आप क्यों रो रहे हैं? पायल ने मासूमियत से मेरे आंसू साफ करते हुए पूछा था। कुछ नहीं बेटा, बस आंख में कुछ चला गया था। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ममता क्या होती है, और मैंने अपनी औलाद को इस खुशी से दूर कर दिया था। उसी रात मुझे पहला दौरा पड़ा था। मैं सो रहा था कि अचानक मुझे लगा जैसे कमरे में धुआं भर गया है। मैं हड़बड़ाकर उठा और इधर उधर भागने लगा। मुझे अपना नाम, अपना घर, यहाँ तक कि ईशानी का चेहरा भी अजनबी लगने लगा था। कौन हो तुम? मैं यहाँ कैसे आया? मेरी दीदी कहाँ है? मैंने ईशानी को झंझोड़ते हुए पूछा था। मेरी आवाज में एक अजीब सा डर था। रोहन, ये क्या कह रहे हो? होश में आओ। मैं ईशानी हूँ, तुम्हारी पत्नी। वो बुरी तरह डर गई थी। कुछ मिनट बाद मैं नॉर्मल हुआ तो मुझे कुछ याद नहीं था कि मैंने क्या किया, लेकिन ईशानी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। ये बिल्कुल वही डर था जो दीदी के चेहरे पर होता था। पछतावे ने अब मेरी दिमागी हालत पर असर करना शुरू कर दिया था। डॉक्टरों ने मुझे ट्रॉमेटिक स्ट्रेस बताया था, लेकिन मैं जानता था कि ये मेरे साथ वही हो रहा है जो मैंने किसी के साथ किया था। ये तो अभी शुरुआत थी। रोहन, तुम ठीक हो ना? कल रात तो तुम बहुत अजीब बातें कर रहे थे। अगले दिन नाश्ते पर ईशानी ने हिचकिचाते हुए पूछा। मुझे कुछ याद नहीं ईशानी, बस ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग दो हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा बीते हुए कल में भटक रहा है और दूसरा आज से डरा हुआ है। मैंने चाय का कप पकड़ते हुए कहा। मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। देखो, तुम्हें आराम की जरूरत है। हम कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चलते हैं। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे जब तुम्हें बाहर की हवा लगेगी। ईशानी ने मशवरा दिया, लेकिन मैं जानता था कि वो खुद इस माहौल से भागना चाहती थी। कुछ दिन बाद मैं दोबारा उसी शहर गया जहां मैं अपनी दीदी को छोड़कर आया था। इस बार मैं किसी को बताए बिना निकला था। समंदर पर वही भीड़, वही लहरों और वही दर्द था। मैं घंटों उस जगह पर खड़ा रहा जहां मैंने आखिरी बार अपनी दीदी का हाथ छोड़ा था। भाई, आप यहाँ रोज आते हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? एक बूढ़े घोड़े वाले ने मुझसे पूछा। उसकी आंखों में हमदर्दी थी। हाँ, मेरी दीदी खो गई हैं, मैंने उदासी भरी आवाज में जवाब दिया था। भाई, यहाँ जो खो जाता है वो दोबारा नहीं मिलता। या तो समंदर उसे ले जाता है या फिर ये बेरहम शहर के लोग। लेकिन एक औरत थी, कुछ महीने पहले यहाँ बैठी रो रही थी। उसे कुछ लोग अपने साथ लेकर गए थे। उसने धुंधली याददाश्त पर जोर डालते हुए कहा। लोग? कौन लोग? कहाँ ले गए? मैंने तड़पकर उसका कंधा पकड़ लिया था। पता नहीं साहब, कोई गाड़ी आई थी, शायद ओल्ड एज होम वाले लोग थे। उसने लापरवाही से कहा। मैंने उस शहर के हर हॉस्पिटल, हर ओल्ड एज होम, हर थाने के चक्कर लगाए। मैं उनकी तस्वीर दिखाता, सब लोगों को पैसे देने की कोशिश करता, लेकिन जवाब हर जगह एक ही मिलता था कि ऐसी बहुत सी औरतें आती हैं, आपके पास कोई ठोस निशानी नहीं है। मैं टूट चुका था। मैं वापस अपने घर आया तो ईशानी ने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया।
उससे मेरा झगड़ा और बढ़ गया था। वो अब मेरे दिमाग की हालत से तंग आ चुकी थी। रोहन, मैं अब इस पागलपन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम हर वक्त अपनी दीदी के बारे में बातें करते रहते हो। तुमने खुद उन्हें छोड़ा था, अब ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम उन्हें कैसे छोड़कर आए थे? अब तुम इतना परेशान क्यों रहते हो? ईशानी ने गुस्से से अपना बैग बेड पर पटका। ड्रामा नहीं है ईशानी, ये मेरा दिल है, तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुमने कभी मोहब्बत की ही नहीं, तुमने सिर्फ ज़रूरत पूरी की है। मैंने भी सख्ती से उसे जवाब दिया था, मोहब्बत, अगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो तुम्हारे इस बीमार दिमाग के साथ अब तक तुम्हारे साथ नहीं रहती। पायल पर क्या असर पड़ रहा है, क्या तुम्हें इतना अंदाज़ा भी है? वो अब तुमसे डरने लगी है। ईशानी की ये बात मेरे दिल पर किसी तीर की तरह लगी थी। पायल के कमरे में गया तो वो अपनी किताबों में गुम थी। मुझे देखकर वो एक लम्हे के लिए रुक गई थी, फिर वो दोबारा से पढ़ने लगी थी। मैं उसके पास बैठा और उसके सर पर हाथ रखा। मेरी बेटी, आप मुझसे नाराज हो? मैंने उससे प्यार से पूछा। नहीं पापा, बस मुझे डर लगता है जब आप गुस्सा करते हैं या आप कुछ भूल जाते हैं। उसने मासूमियत से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल मेरी दीदी जैसी थी। इस बीच ईशानी ने घर में बदलाव करना शुरू कर दिया था। उसे लग रहा था कि शायद घर का माहौल बदलने से मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसने पुराना सामान कबाड़ में निकालना शुरू कर दिया। एक दिन मैं जब ऑफिस से आया तो देखा कि लॉन में वो पुराना डिब्बा फिर से खुला पड़ा है और ईशानी उसमें से दीदी के पुराने कपड़े निकालकर एक तरफ फेंक रही है। ईशानी, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे मना किया था ना कि इस डब्बे को हाथ मत लगाना, मैं चिल्लाया था। रोहन, ये कबाड़ है, इससे बदबू आती है। मैं नई अलमारी बनवा रही हूँ, हमें इस लकड़ी की जरूरत नहीं है। ईशानी ने लापरवाही से एक पुराना दुपट्टा जमीन पर फेंका। मेरा खून खौल उठा था। मैं खामोश रहा। मैंने छुपकर वो कपड़ा उठाना शुरू कर दिया। पुराने मलमल के दुपट्टे, वही खूबसूरत कपड़े। अचानक मेरी नज़र एक ऐसे जोड़े पर पड़ी जो बिल्कुल नीचे दबा हुआ था। ये वो जोड़ा था जो दीदी अक्सर पहना करती थी। उसका रंग बिल्कुल उड़ चुका था, लेकिन उसकी तह में कुछ अजीब सा भारीपन था। मैंने उसे उठाया तो वो मुझे बहुत ज़्यादा भारी लगा। उसके अंदर कुछ था। मेरी उंगलियां कांपने लगी थी। मैंने कपड़े की तह खोली तो मेरे होश उड़ गए थे। उस जोड़े के अंदर एक छोटा सा चमड़े का थैला सीकर छुपाया गया था। मैंने जल्दी से उसे निकाला और अपने कमरे में आ गया। ईशानी बाहर मजदूरों को बता रही थी। उसे खबर नहीं थी कि मैंने क्या ढूंढ लिया है। मैंने कांपते हाथों से उस थैली की सिलाई खोली। उसके अंदर से कुछ पुराने नोट निकले, शायद दीदी की जिंदगी भर की जमा पूंजी जो उन्होंने मुश्किल वक्त के लिए बचाकर रखी थी। लेकिन उन नोटों के बीच एक लिफाफा था जिस पर नीले रंग से मेरा नाम रोशन हो रहा था, रोहन के लिए। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा मेरा सीना फट जाएगा। ये दीदी की हैंडराइटिंग थी, वही कांपते हुए शब्द जो उन्होंने कभी स्कूल की कॉपी पर मुझे लिखना सिखाए थे। मैंने लिफाफा खोलने की कोशिश की, मगर मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मुझे महसूस हुआ जैसे इस लिफाफे के अंदर दीदी की सिसकियां सुनाई दे रही हैं। क्या लिखा होगा इसमें? क्या उन्होंने मुझे बद्दुआ दी होगी या फिर उन्होंने मुझसे कोई शिकायत की होगी? बाहर बादल गरज रहे थे, वही काली रात, वही बारिश जो दीदी को डरा देती थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान से गिरती हर बूंद जैसे मुझसे पूछ रही थी कि तुमने उसे कहाँ छोड़ा। ईशानी कमरे में आई। उसके चेहरे पर अभी भी वही चिड़चिड़ापन था। रोहन, खाना लग गया है, आ जाओ। मैंने वो लिफाफा जल्दी से तकिए के नीचे छुपा दिया। मैं नहीं चाहता था कि ईशानी को इस बात का पता चले। अभी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे पढूं, लेकिन मुझे लग रहा था कि इस खत को खोलते ही मेरी जिंदगी पूरी तरह से पलट जाएगी। रात के पिछले पहर, जब पूरा घर सो रहा था, मैंने वो खत निकाला। कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ भी हथौड़े की तरह लग रही थी। मैंने कांपते हुए हाथों से लिफाफे का कोना फाड़ा। खत के अंदर से एक कागज़ निकला जो आंसुओं के धब्बों से भरा हुआ था। जैसे ही मेरी नज़र पहले शब्द पर पड़ी, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। इस खत में वो सच्चाई लिखी हुई थी जिसने मेरे पछतावे को एक कभी न खत्म होने वाली आग में ढाल दिया था। दीदी को सब पता था। उन्होंने वो सब कुछ सुना था। उन्हें वो सब याद था जो मैं और ईशानी उनके बारे में बातें करते थे। उनका दौरा सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि वो तो मेरे लिए एक टेस्ट थी। मैंने खत पढ़ने शुरू किए, लेकिन हर शब्द मेरे सीने में खंजर की तरह उतर रहा था। उसमें लिखा हुआ था कि रोहन, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। मेरी दीदी ने मुझे उस वक्त भी माफ़ कर दिया था जब मैं उन्हें छोड़ने का प्लान बना रहा था। बाहर बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी
और कमरे के अंदर मेरे आंसुओं का समंदर बह रहा था। मैंने खत को सीने से लगा लिया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। ईशानी की आंख खुल गई। वो हैरत और गुस्से से मुझे देखने लगी। रोहन, क्या हुआ? तुम फिर वही पागलपन शुरू कर रहे हो? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजरें सामने खड़ी पायल पर पड़ी, जो दरवाजे की आड़ से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में वो सवाल था जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं था। मेरे घर की हर दीवारें मुझे काटने को दौड़ रही थी। ईशानी ने बड़े शौक से इस घर में बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर सजाया था, लेकिन मुझे हर कोने से अपनी दीदी की सिसकियां सुनाई दे रही थी। वो सुकून जिसकी तलाश में मैंने अपनी दुनिया बेच दी थी, वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। आज मैंने इरादा कर लिया था कि मैं दीदी का वो डिब्बा खोल करके रहूंगा जिसे मैंने हफ्तों से स्टोर रूम के अंदर अंधेरे में कैद करके रखा था। मैंने स्टोर रूम का भारी दरवाजा खोला तो सामने वही पुराना लकड़ी का डब्बा पड़ा हुआ था, जिस पर वक्त की धूल ने एक गहरी चादर डाल दी थी। ये सिर्फ एक संदूक नहीं था, ये मेरी दीदी की ममता का सबूत था, उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी की अलमारी थी। मैंने उसे घसीटकर अपने कमरे में बीचों बीच रखा। उसकी चर्राहट ने खामोश घर में एक शोर सा पैदा कर दिया था। ईशानी, जो शीशे के सामने बैठी बड़े सुकून से बालों में कंघी कर रही थी, शीशे में मुझे देखकर मुड़ी। रोहन, इसे एक बार फिर से यहाँ ले आए। मैंने सुबह ही मजदूरी से कहा था कि इसे बाहर कचरे में फेंक दें, इससे बहुत अजीब सी बदबू आती है। पूरे घर का डेकोरेशन खराब हो रहा है। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? ईशानी ने माथे पर बल डालकर लापरवाही से कहा था। उसके लहजे में सख्ती मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। ईशानी, इसे यही रहने दो, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुमने इसे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैंने उसकी तरफ देखे बिना सख्त लहजे में और फैसले भरे लहजे में जवाब दिया था। मेरे लहजे में वो गुस्सा था जिसने उसे कुछ देर के लिए खामोश कर दिया था। मुझे यकीन नहीं था कि मैंने जिसको अपना हमसफर चुना है वो मेरे लिए इतनी परेशानियां पैदा कर सकेगा। इसकी वजह से ही आज मेरी दीदी मेरे पास नहीं थी। काश मैं अपनी दीदी की पसंद से शादी करता तो वो भी आज मेरे पास होती। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा कि जिसने मुझे माँ बनकर इतना बड़ा कर दिया, इस काबिल बना दिया कि मैं खुद कमाकर खा सकता हूँ, वही आज मेरी आंखों से दूर है। बल्कि मैंने ही उन्हें अपने हाथों से खुद दूर किया है। अब ये पछतावा कभी भी खत्म नहीं हो सकता था, लेकिन मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं अपनी दीदी को हर हाल में ढूंढ निकालूंगा। मैं जमीन पर बैठ गया और कांपते हाथों से डब्बे का वो पुराना ताला खोला जिसे दीदी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। जैसे ही ढक्कन खुला, पुरानी चूड़ियां और वो सूती कपड़े जो अब धुल धुल कर बिल्कुल खराब हो चुके थे, सबसे नीचे वही रेशमी जोड़ा था जो दीदी ने मेरी शादी पर पहना था। वही जोड़ा जो उन्होंने कई बार धोकर प्रेस किया था, क्योंकि उनके पास नया खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने तो वो पैसे भी मेरी शेरवानी के लिए बचा लिए थे। जैसे ही मैंने उसे जोड़े को उठाया, उसके नीचे से एक सफेद लिफाफा और मिला जिस पर बड़े बड़े शब्दों में मेरा नाम लिखा हुआ था। लिफाफा देखते ही मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस हो रही थी। एक और खत मेरे होठों से धीरे से निकला था। मैंने कांपते हाथों से वो खत खोला और जैसे ही पहला शब्द पड़ा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मेरे बेटे, मेरी जान, रोहन। मेरे मुंह से खतरनाक सिसके निकली थी। मेरी दीदी, मेरी प्यारी दीदी। मेरी आंखों से आंसू टूटकर कागज पर गिरे और नीले शब्दों पर फैलने लगे, जैसे वो भी रो रहे हों। खत में लिखा हुआ था, मेरे बेटे, मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की सारी बातें सुन चुकी हूँ। तुम मुझे दूर कहीं छोड़ आओगे, इसका अंदाजा मुझे तभी हो गया था जब एक रात तुम ईशानी से कह रहे थे कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसका हल बहुत जल्द ही निकाल लूंगा। रोहन, दीदी का दिल तो वैसे ही कमजोर होता है, लेकिन मैंने उस दिन खुद को पत्थर कर लिया था। मैं जानती थी कि जब तुम ये खत पढ़ोगे तो मैं तुम पर बोझ बन जाऊंगी और तुम इस बोझ को उतारकर किसी अजनबी जगह पर फेंक आओगे। मुझे दौरा पड़ता है और मुझे कुछ याद नहीं रहता, ये सच है, लेकिन मेरा दिल कभी नहीं भूलता कि तुम मेरे वही छोटे से रोहन हो जिसे मैंने लोगों के घरों में बर्तन मांजकर और अपना पेट काट कर पाला है। तुम्हारा चेहरा मैं इस दौरे की हालत में भी नहीं भूलती थी, जब तुम बचपन में बुखार में तड़पते थे और मैं सारी रातें तुम्हारे सर पर बैठकर जागती रहती थी। अगर मेरा शरीर तुम्हारी खुशी में रुकावट है तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ गई हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे ज़रूर कहीं पर छोड़कर आओगे, और मैंने अपने आप को इसलिए बिल्कुल तैयार कर लिया है।
मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चली जाऊंगी। तुम मुझे जहाँ छोड़ कर आओगे मैं वहीं रुक जाऊंगी। मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां पैदा नहीं करना चाहती, इसलिए जैसी तुम्हारी मर्जी होगी मैं उसी में बहुत खुश रहूंगी। मैंने खत को सीने से लगा लिया। मेरे अंदर एक आग सी जल रही थी। दीदी को सब कुछ पता था, वो जानते हुए भी इस बेइज्जती के सफर में मेरे साथ चल रही थी ताकि उनका बेटा खुश रह सके। मैं तुम्हें कभी बुरा नहीं कहूंगी रोहन, क्योंकि माँ की जुबान पर कभी अपने बच्चे के लिए बुरी बात नहीं आती। मगर मेरी बात याद रखना, हमेशा ऊपर वाले से डरना, क्योंकि माँ को छोड़ने वाले को दुनिया कभी सुकून नहीं देती। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस मेरी प्रार्थना है कि तुम कभी वो दिन ना देखो जो मुझे देखना पड़ रहा है। कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें ऐसे ही न छोड़ें जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया। इस लम्हे मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी 5 साल की बेटी पायल दरवाजे पर खड़ी थी। उसके मासूम चेहरे पर ऐसा दुख था जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा था। पापा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या आपको भी दादी की तरह दौरा पड़ा है? पायल दीदी को दादी कहती थी। पायल ने पास आकर मासूमियत से पूछा। मैंने उसे गले लगाना चाहा, लेकिन वो एकदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में एक ऐसा सवाल था जिसने मेरे दिल को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। पापा, एक बात पूछूं? जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आपको दौरे पड़ेंगे, तो मैं भी आपको इस समंदर पर छोड़ आऊंगी और फिर हम अपना घर बदल लेंगे ताकि आप हमें ढूंढ न सकें। मैंने सब कुछ सुना था पापा, जब आप मम्मी से कह रहे थे कि आप दादी को छोड़ आए हैं। मैं अब बड़ी हो रही हूँ, मैं आपसे सब कुछ सीख रही हूँ कि बूढ़ों के साथ क्या करना चाहिए। पायल के ये शब्द नहीं थे, ये वो जलते हुए कोयले थे जो उसने मेरे दिल पर रख दिए थे। नहीं पायल, ऐसा नहीं कहते मेरा बेटा, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरे होठों से बहुत मुश्किल से निकला था, लेकिन शब्द मेरा साथ नहीं दे रहे थे। क्यों पापा, आपने भी तो यही कहा था ना? दादी का हाथ छोड़ दिया था ना? मैंने देखा था कि आप दोनों दादी को छोड़ने के बाद कितना खुश हो रहे थे और मम्मी खुश हो रही थी। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं वही करूँगी जो आपने किया। पायल ये कहकर कमरे से बाहर निकल गई, जैसे वो मुझे अपनी ही तस्वीर दिखा गई हो। अब तो मेरा पूरा शरीर बहुत बुरी तरह से काँप रहा था। पछतावा अब मेरे खून में दौड़ रहा था। मैं पागलों की तरह उठा और ईशानी की तरफ बढ़ा, जो अभी तक वहीं खड़ी तमाशा देख रही थी। उसके चेहरे पर भी अब डर की लकीरें साफ दिख रही थी। ईशानी, ये तुम्हारी परवरिश है। तुमने मेरी मासूम बच्ची के दिमाग में जहर भर दिया। तुमने मुझसे मेरी माँ छीनी और आज मेरी बेटी मुझसे मेरा आने वाला कल छीन रही है। तुमने कहा था ना कि हम सब सुकून से रहेंगे, तो देखो कितना सुकून है इस घर में। क्या यही वो सुकून था जो तुम यही चाहती थी कि जैसे हम दोनों ने अपनी माँ के साथ किया वैसे ही हमारे बच्चे हम दोनों के साथ करें? यही तुम्हारा प्लान था ना? अब भुगतो इसको। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इस बात को कभी भी मत भूलना कि हम दोनों की जिंदगी में जो भी परेशानियां आएंगी वो सिर्फ तुम्हारी वजह से होंगी। तुमने मेरी माँ जैसी बहन के साथ बहुत गलत किया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगा। समझ रही हो ना? मैं कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा अगर मेरी माँ मुझे नहीं मिली तो। और अब अपनी बेटी की परवरिश पर जरा ध्यान लगाओ। ये घूमना फिरना बंद करो। तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ इसी घूमने फिरने पर है और यही तुम्हारे लिए सुकून है। तुम इसीलिए चाहती थी कि मेरी माँ इस घर से चली जाए और तुम अपनी मन मर्जियाँ कर सको। देखो ना, जरा कितना सुकून है इस घर में। मैं गुस्से और दुख से बहुत जोर से दहाड़ा था। रोहन, तुम होश में तो हो? ये सब तुम खुद कर रहे हो। मैंने तो सिर्फ मशवरा दिया था। मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम उन्हें कहीं भी छोड़ कर आ जाओ। मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि हमारी जिंदगी में इनकी वजह से बहुत परेशानियां आ रही हैं। मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम उन्हें समंदर पर छोड़ आओ। तुम उन्हें ओल्ड एज होम भी छोड़ सकते थे। तुम तो अपनी मर्जी से ही करके आए हो, जो भी करके आए हो। मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। ईशानी चिल्लाई। खामोश, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। अगर तुम मेरी माँ जैसी बहन को नहीं अपना सकती तो मैं अभी जा रहा हूँ। मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा, वरना मैं भी कभी वापस नहीं आऊंगा। मैंने उसे झटका दिया और दीवानों की तरह घर से बाहर निकल गया। मैं सीधा शहर के इस समंदर पर पहुंच गया। समंदर का शोर आग की तरह मेरे कानों से टकरा रहा था। रोहन कहाँ है? तेरी माँ? लहरें मुझसे सवाल कर रही थी। मैंने रेत पर घुटनों के बल बैठकर दहाड़े मारना शुरू कर दिया था कि माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पागल हो गया था। माँ, मैंने कई हफ्ते इस शहर की सड़कों पर गुजारे। मैंने हर ओल्ड एज होम, हर हॉस्पिटल, सब कुछ छान लिया जहाँ आप जैसे लोग रह सकते थे।
मैं अब खुद एक पागल बन चुका हूँ। मेरे कपड़े मेले हो चुके हैं, दाढ़ी बढ़ चुकी है और मुझे भी अब दिमागी परेशानी की वजह से दौरे पड़ने लगे हैं। मैं सड़क पर चलते चलते रुक जाता हूँ और लोगों के सामने हाथ जोड़कर पूछता हूँ कि क्या आपने मेरी माँ को देखा है? उन्होंने मलमल का दुपट्टा ओढ़ा हुआ होगा, वो मुझे ढूंढ रही होंगी। लोग मुझे पागल समझकर धक्का दे देते हैं या तरस खाकर कोई सिक्का मेरी तरफ उछाल देता है। एक दिन एक ओल्ड एज होम के ऑफिस से खबर मिली कि एक बूढ़ी औरत उनके ओल्ड एज होम में है, जिन्हें कुछ महीने पहले समंदर से लाया गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं जब वहां पहुंचा तो एक बड़े हॉल में बहुत से बूढ़े लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एक बिल्कुल कोने में वो कांपता हुआ शरीर दीवार से टेक लगाए बैठा था, जिसकी पहचान मेरे खून के एक कतरे में थी। माँ, मैंने हिचकियां लेते हुए पुकारा और उनके कदमों में बैठ गया। दीदी ने धीरे से सर उठाया। उनकी आंखों में वो पहले वाली पहचान नहीं थी, बल्कि एक गहरी अजनबियत और दुख था। कौन हो तुम? बेटा, मेरा रोहन कहाँ है? वो आने वाला होगा, उसने कहा था वो मेरे लिए गुब्बारे लेकर आएगा, वो मुझे लेने आएगा। उसने मेरा हाथ गलती से छोड़ा था ना, वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता। वो मेरा बेटा है, वो मुझे लेने आता होगा। तुम यहाँ से चले जाओ। अगर वो तुम्हें देखेगा तो वो तुम्हें बहुत मारेगा। वो मेरा बेटा है, मैं उसके साथ अपने घर जाऊंगी और उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानती, मेरा रोहन आने वाला है। उनके ये मासूम शब्द मेरे सीने पर किसी खंजर की तरह लग रहे थे। माँ, मैं ही रोहन हूँ, आपका वो बदतमीज बेटा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं भूल गया था माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरी दीदी थी, लेकिन आपने मुझे बिल्कुल माँ बनकर पाला। लेकिन मैंने आपको पलटकर भी नहीं देखा। मैंने आपको छोड़ने में एक मिनट भी नहीं सोचा। माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी, मुझे कभी भी सुकून नहीं मिल पाएगा माँ। माँ ने मेरा हाथ झटक दिया। नहीं, तुम वो नहीं हो। मेरा रोहन तो बहुत अच्छा है। वो तो मेरा हाथ पकड़कर बैठता था। वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता। तुम चले जाओ यहाँ से। मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ। तुम जाते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा बेटा आ रहा होगा। मैं घुटनों के बल बैठकर उनके पैर पकड़कर रोता रहा, माफिया मांगता रहा। ओल्ड एज होम के लोगों ने मुझे देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। आखिरकार जब मैंने तड़पकर उनका दामन थामा और अपनी जिंदगी का वास्ता दिया तो उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए चमक आई। उन्होंने कांपते हाथों से मेरा सर सहलाया। वो हाथ था जैसे तपती हुई दोपहर में किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। मैं दीदी को वापस अपने घर ले आया था। वो अब बहुत खामोश रहती थी। मैं उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता हूँ, उनके पैर दबाता हूँ, उन्हें अपने हाथों से निवाले बनाकर खिलाता हूँ। ईशानी अब घर में एक साए की तरह रहती है। वो अब दीदी के सामने नज़र नहीं उठा सकती, क्योंकि पायल अब उससे बात नहीं करती। मेरी बेटी अब अपनी माँ से नफरत करती है, क्योंकि उसने उसकी दादी के साथ जो किया वो पायल के नन्हे से दिल पर एक गहरा जख्म बन गया था। माँ बाप जब कमज़ोर होते हैं, तो जब वो एक बच्चे की तरह ज़िद्दी हो जाते हैं, तो वो बोझ नहीं होते। वो दरअसल हमारी ज़िंदगी को संवारने का आखिरी सुनहरा मौका होते हैं। जो बच्चे इन परेशानियों में फेल हो जाते हैं, वो पूरी ज़िंदगी चाहे कितना भी कामयाब क्यों ना हो जाएं, वो अंदर से हमेशा खाली और नाकाम ही रहते हैं। मैं आज भी जब दीदी को सोते हुए देखता हूँ तो वो ख़त याद आ जाता है और मेरा शरीर शर्मिंदगी की आग से जलने लगता है। पछतावा शायद कभी ख़त्म नहीं होता, बस इंसान उसके साथ जीना सीख लेता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।